हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 रिलेटेड है करंट एनवायरमेंटल इश्यूज से। जो आज की डेट में लेटेस्ट एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनके कंट्रोल मेजर्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Environmental issues are the harmful effects of human activities. Environmental issues वो issues हैं जो कि harmful effect है environment पे due to human activities on the environment. These includes pollution, overpopulation, acid rain, climate change, global warming, greenhouse effect, ozone depletion, एक्सेट्रा। दीज आर द करेंट एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, जिनको कि हम सबसे ज़्यादा, जिन पे हमें कंसर्न करना है, फोकस करना है, जिनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, दीज आर द करेंट एनवायरमेंटल इश्यूज। Various environment protection programs are being practiced at the individual, ऑर्गेनाइजेशनल एंड गवर्नमेंट लेवल। बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और संस्थाओं के द्वारा भी, सरकार द्वारा भी, विद द एम, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच का बैलेंस समझ पाएं। ठीक है, कुछ करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं जिन पे हमें अर्जेंट अटेंशन देने की ज़रूरत है, उसमें से एक है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए समझते हैं पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। देयर आर सम गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस होती हैं जिनकी कैपेसिटी होती है टू ट्रैप द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सोलर लाइट, जो कि सनलाइट से आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, और उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको री रेडिएट करती हैं, उस हीट को एटमॉस्फेयर में दोबारा। वो गैसेस, द गैसेस दैट एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे समराइज करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे लेयर ऑफ गैसेस है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, दिस इज द सन, यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पे कुछ गैसेस हैं एनवायरनमेंट में हमारे पास, जैसे कि वाटर वेपर हो गया, जैसे कि CO2 हो गया, जैसे कि CH4 मीथेन हो गई। देयर आर सर्टेन गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और ये सन से आने वाले रेडिएशन में से क्या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको एनवायरनमेंट में या कह लीजिए एटमॉस्फेयर में री रेडिएट करती हैं। इस हीट को देखिए, आईआर रेडिएशन है, हीट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और इस हीट को ट्रैप करने के बाद ये जो गैसेस हैं ये इस हीट को री रेडिएट करती हैं, री रेडिएट करती हैं एनवायरनमेंट में या कह लीजिए एटमॉस्फेयर में, स्पेशली एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो ये जो गैसेस हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो कि आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती हैं, उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, और ये जो फिनोमेना होता है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और उसे दोबारा से री रेडिएट करना एटमॉस्फेयर में, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, री रेडिएशन ऑफ आईआर एनर्जी या हीट इनटू द एटमॉस्फेयर हुआ, और उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर को हम कहते हैं देयर इज एन एवरेज इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, और ये प्रोसेस क्या होती है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तीनों ही चीजें जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि जहां ग्रीन हाउस गैसेस होंगी वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ये फिनोमेना होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा या ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग
ज़्यादा होगी। तो ये तीनों ही प्राइम कंसर्न है, तीनों ही करंट एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिनको कि हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, जिसको कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। The origin of the term greenhouse effect are unclear. ऐसा कुछ एग्जैक्ट मेंशन नहीं है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफ फुरियर, जिन्होंने फुरियर सीरीज दी मैथमेटिक्स में, इज समटाइम्स गिवन क्रेडिट एज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट एज पर लिटरेचर अवेलेबल टू अस। ऐसा कहा जाता है कि जोसेफ फुरियर, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहली बार ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। लेट्स कम टू द फिनोमिना। फिनोमिना क्या है? ऑल्दो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमिना। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कोई मैनमेड फिनोमिना नहीं है, इट इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना। इट इज पॉसिबल दैट इफेक्ट कुड बी intensified by the emission of greenhouse gases into the atmosphere as the result of human activity। देखिए, जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो फिनोमेना था, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ नहीं बढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो मात्रा में कम थी, कॉन्सेंट्रेशन कम था। तो कम आईआर एब्जॉर्प्शन था, कम उसका आईआर एब्जॉर्प्शन की वजह से कम उसका री रेडिएशन था। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ड्यू टू बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हमारे पास क्या है? इमिशन ऑफ मीथेन, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया। अब वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हो, चाहे वो इंडस्ट्री की वजह से हो, वो बढ़ गया। अब जब वो बढ़ गया तो क्या हो गया? जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि री रेडिएशन ऑफ हीट भी बहुत बढ़ गया, और इसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर आर। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? CO2, मीथेन, N2O, CFC एंड H2O, ये मेन गैसेस हैं और इनका एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ इस पिक्चर की हेल्प से देखिए कि नेचुरल फिनोमिना था ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें कि सन से सोलर रेडिएशन आ रहा था, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ही कम था। वी हैव अ लिटिल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो री रेडिएट हीट थी एटमॉस्फेयर में वो कम थी, और जो रिफ्लेक्टेड हीट थी, जो एस्केप्ड हीट थी, वो बहुत ज्यादा थी, जो वापस चली जा रही थी स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हीटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन मैन मेड एक्टिविटीज ने क्या किया? ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि हमारे पास मोर ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया। अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, वैसे वैसे क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन भी बढ़ गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बढ़ गया तो री रेडिएशन बढ़ गया। तो अमाउंट ऑफ जो हीट एस्केप हो रही थी स्केप में, स्पेस में, उसका अमाउंट कम हो गया, और मोर हीट एक्यूमुलेटेड इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और इसने क्या कर दिया? ग्लोबल वार्मिंग कर दी, इसने एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज कर दिया। ठीक है। सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या है? एनर्जी सप्लाई, जैसे कि फॉसिल फ्यूल कंबशन से बिजली बनती है। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लैंड यूज, इंडस्ट्री, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इम्पैक्ट देख लेते हैं उसके। द ग्रीन हाउस effect in the atmosphere is boosted and it causes severe environmental problems like ऑल्टरेशन ऑफ अवर प्लैनेट्स क्लाइमेट। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट शिफ्ट होगा, लीडिंग टू द शिफ्ट इन स्नो एंड रेनफॉल पैटर्न। अब बरसात में चेंज आएगा, रेनफॉल पैटर्न्स में चेंज आएगा। ठीक है, जिसको कि हम क्लाइमेट शिफ्ट कहेंगे। राइज इन एवरेज टेम्परेचर होगा, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ठीक है, और मोर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होंगे।
इफेक्ट ग्रेटली द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो कृषि प्रधान है, इसमें टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन बेस्ड पे हम फसल लगाते हैं, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बहुत नुकसान हो जाएगा अगर टाइमली बारिश हुई या नहीं हुई या सूखा पड़ गया, तो हर चीज़ के बैड कंसिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। हीट वेव्स एंड फ्लड्स आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सारे मेजर इम्पैक्ट्स हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट फिनोमेना के। ठीक है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? गेट अ होम एनर्जी ऑडिट। इसका मतलब क्या हुआ? होम एनर्जी ऑडिट का मतलब कि आपको जितनी एनर्जी का इस्तेमाल करना हो आप उतना ही करें। हाई वोल्टेज वायर्स ना लगाएं, मतलब उतना ही वोल्टेज यूज करें। एनर्जी ऑडिट का मतलब क्या होता है? जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है कि आपको इतना पैसा आपके पास था और आपने उसको किस किस हेड में खर्च किया, कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। द काइंड ऑफ ऑडिट, काइंड ऑफ स्क्रीनिंग यू डिड विद योर फाइनेंस। उसी तरह एनर्जी ऑडिट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो अब हमें उन टेक्नोलॉजी के अप्लाइंसेस यूज़ करने चाहिए जो कि लेस एनर्जी कंजम्पशन करे, लेस एनर्जी पे ही आपको उतना पावर सप्लाई मिले। तो इस तरह की चीज़ें जो जब आप घरों में कराते हैं तो उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑडिट। कि आपने मान लीजिए CFL लगाई तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दूसरा है, और आपने पुराना वाला रॉड या बल्ब लगा रखा है तो आपका एनर्जी कंजम्पशन दूसरा है। तो ऑल द इक्विपमेंट ऑफ द हाउस गेट रिप्लेस्ड विद द लेटेस्ट वन सो दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है। वी शुड यूज द रीनेबल एनर्जी, purchase solar panels, buy green tags, purchase carbon offsets, adjust your thermostat, ठीक है, as per requirement, install solar light, use energy saving light bulbs। इसके अलावा पीजो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है कि लिफ्ट के आसपास का पाथ जो आप पीजो इलेक्ट्रिसिटी कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस में आप सेंसर्स लगाइए, क्योंकि जितना कम एमिशन होगा मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कह लीजिए जितना कार्बन फुटप्रिंट हम कंट्रोल करेंगे उतना ही ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रोल होगा। ठीक है। फॉर मोर डिस्क्रिप्शन यू कैन रेफर नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।